ये चुनाव सूरत में रहने वाले बिहार के मेरे भाई बहनों की तो पल पल की नजर थी और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है। 10%, ये बहुत बड़ी बात है जी। यानी सामान्य मतदाता ने एक तरफा, और मुद्दा क्या? विकास। आज बिहार के अंदर विकास के प्रति जो ललक है हर जगह पे महसूस होती थी। और मैंने देखा था जब कोविड के समय देश भर से हमारे श्रमिक भाई बहन मुसीबत में थे, लॉकडाउन था, पैदल चल चल करके अपने वतन की ओर जा रहे थे। ट्रेन में लोगों को ले जाना यह भी चिंता का विषय था, कहीं फैल न जाए। लेकिन मुझे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिहार के लोगों से बात करने का मौका मिला और जो उन्होंने मुझे बताया वो बड़ा मेरे लिए सुखद था। वे पैदल गए थे, कई लंबे लंबे समय तक पैदल चले, कहीं व्हीकल मिला फिर पैदल गए। कुछ लोगों ने वहां जाकर के इस समय का उपयोग करके कोई न कोई व्यवसाय शुरू किया। और जब मेरी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई तो मैं हैरान था कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी प्रगति कर दी थी। तो उन्होंने कहा कोविड हमारे लिए तो आशीर्वाद बन गया। बोले अब हम तो किसी राज्य में वापस नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। ये बिहार के लोगों की ताकत है। और वही बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी। और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे। और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। बिहार के अंदर
सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। साथियों, वहां पर बिहार के वरिष्ठ नेता, आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। न देश की जनता इसे स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता कतई इसको स्वीकार कर सकती है। ऐसी कई बातें हैं जिन्होंने इनके प्रति पूरी तरह नफरत का माहौल इस चुनाव में नजर आ रहा था। साथियों, समाज के सब वर्ग ने, बिहार के सभी क्षेत्र ने एनडीए को, एनडीए के साथी दलों को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। अगर मैं जहां दलित समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं, 38 सीटें, 34 सीटें एनडीए जीत गया। ये इतना बड़ा झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को, एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है। कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है, कभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हरा देता है। एक ऐसी बहानेबाजी उन्होंने खोज ली है
वो बहानेबाजी खुद को तो शायद कुछ दिन ठीक रखेगी, लंबे अरसे तक उनकी कैडर को स्वीकार्य नहीं होगा। मुझे मालूम है पार्लियामेंट में जब युवा कांग्रेस के सांसद मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के सांसद है या उनके इंडिया अलायंस के सांसद है, वो मिलते हो कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कैरियर खत्म हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमें संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, हर बार संसद को ताले लगा दो, यही करते रहते हैं। वो अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे अगर हम हमारे क्षेत्र के विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो दोबारा हमें कौन भेजेगा। पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं,